नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास के अंदर हम माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए जो राजस्थान बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है, कक्षा 10वीं का विषय आपका है भाई हिंदी। आज हम इस मॉडल पेपर का आपको भाई कंप्लीट बच्चों सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे और साथ के साथ हर एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे हर एक प्रश्न का उत्तर। तो इसलिए आप भाई वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप क्या करते हो, वीडियो को लाइक कर नहीं करते हो, और साथ के साथ भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है। जब हम आपको सारा हल बता रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी भाई क्या करो, चैनल को सपोर्ट करो। जितना हो सके सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप इस वीडियो को शेयर कर देना। देखिए, इससे पहले हमने क्या है, जो हमारा मैथ जो हमारा सब्जेक्ट है उसका साइंस का, ठीक है, और सोशल साइंस का हमने क्या है भाई मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा और इसके अंदर भाई आपके 15 क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चार आपको क्या है भाई ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको छांटना है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें क्या है विशेष व्यक्ति का क्या हो, बोध हो, विशेष व्यक्ति का बोध हो। जैसे पहले ऑप्शन की बात की जाए, मित्रता। मित्रता क्या है भाई, एक गुण है, एक भाव है, तो ये तो आपका क्या है भाववाचक में चला जाएगा। जो लड़का है, लड़का ये क्या है, एक समूह है। लड़का किसी का नाम नहीं कहा, जैसे राम कहता, श्याम कहता, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। अब लड़का के अंदर क्या है, सभी लड़कों का क्या है ग्रुप आ जाएगा, तो ये भी क्या है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और बात की जाए से ऑप्शन में पर्वत, तो पर्वत भी क्या है, सभी पर्वतों का क्या है समूह है, इसके अंदर सारे पर्वत आ जाएंगे, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका जातिवाचक हो जाएगा। बात की जाए हिमालय, तो हिमालय क्या है, एक विशेष पर्वत का नाम है। किसका नाम है, पर्वत का नाम है। तो यहां से हमें एक विशेष व्यक्ति यानी कि विशेष क्या है पर्वत का नाम का क्या है बोध हो रहा है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है हिमालय ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानसिक शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय आपको बताना है मानसिक के अंदर क्या होगा। देखिए प्यारे साथियों, एक तो होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय क्या है बाद में लगते हैं और जो उपसर्ग है ये क्या है भाई पहले लगते हैं। अब मानसिक की बात की जाए तो इसको यदि हम तोड़े तो आपको नजर आएगा मानस प्लस में इक में टूट जाएगा, मानस प्लस में इक। प्रत्यय की बात कर रहा है तो पीछे कौन सा लग रहा है, इक प्रत्यय लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का आपको भाई क्या है उदाहरण देना है। तो यण संधि का आपको उदाहरण देना है, ठीक है। तो यण संधि की पहचान कैसे करते हैं, यदि हम आ ई और हमें क्या मिल जाए ऊ मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या है यण संधि हो जाती है और ये बदल जाते हैं। आप सभी ने अच्छे से नियम भी भाई पढ़ा होगा। यदि बात करें महेश्वरी, तो महेश्वरी के अंदर क्या है भाई गुण संधि है, क्या है गुण संधि है। और बात करें नायक, नायक के अंदर क्या है वृद्धि संधि है। और सदैव के अंदर क्या है अयादि संधि है। जो हमारा स्वच्छ है, स्वच्छ के अंदर क्या है भाई हमारी यण संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी शब्द में समास का प्रकार क्या है। जो हमारा शताब्दी शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। देखिए शताब्दी का मतलब होता है 100, ठीक है 100, तो यहां पर संख्या का बोध हुआ है और संख्या का बोध कराने वाला समास क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है भाई संख्यावाचक समास। यानी कि यहां पर संख्या का बोध हुआ है, संख्यावाचक
हो जाएगा। संख्या वाचक जो है किसके अंदर होती है, द्विगु समास के अंदर होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर संख्या का बोध हुआ है, संख्या वाचक है इसलिए। ठीक है, ऐसे आपको भाई पहचानना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी जी की मूर्ति बनाने वाला था। तो भाई आपका जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा, उसमें क्या है, नेताजी की मूर्ति होती है बड़ी। ठीक है, जो कहाँ लगी होती है भाई, बाजार के अंदर लगी होती है। तो इस मूर्ति को किसने बनाया था, तो इसको बनाया था मास्टर हीरा लाल ने, मास्टर हीरा लाल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन है। झूठा सच, तो ये आपका भाई किसने लिखा है, ये आपका लिखा है यशपाल ने। किसने लिखा है, यशपाल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था। तो ये रहा था भाई शीला अग्रवाल का। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भाई, से बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। शहनाई जो है क्या है भाई, सुशिर वाद्य यंत्र है। अब आप क्या होगा प्यारे बच्चों कि सर सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक कर, कैसे फूंक कर बजाते हैं, इनको फूंक कर बजाते हैं। और जो तंतवाद होते हैं इनको क्या है भाई, रस्सी से बांध कर बजाया जाता है। ठीक है, और जो अवनद और घनवाद होते हैं इनको क्या है भाई, पीट कर बजाया जाता है। ये बेसिक सा नॉलेज ये आपको होना चाहिए। चलिए अगला है, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन है। कवि का नाम बताना, तुलसीदास, सूरदास, रहीम या फिर देव। तो इसके आपके जो कवि है भाई वो आपके हो जाएंगे सूरदास। वात्सल्य किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, नाथ शंभु धनु भज निहारे होई कोई एक दास तुम्हारे, उपरुक्त काव्य पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है। तो ये संकेत करती है भाई राम की ओर। ऑप्शन ए हो जाएगा। कामायनी की रचयिता किसने की, तो इसके रचयितकार कौन है भाई, इसकी रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अगला है, यह है ततुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र है। तो इसका केंद्रीय पात्र क्या है भाई, बच्चा है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है, माता का आंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे। तो इसको पुकारते थे भाई भोलानाथ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी। तो ये थे हमारे गुरु नानक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बे हो जाएगा। अगला है, हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम क्या है। तो जो हिरोशिमा जो घटना है भाई उस पाठ का नाम क्या है, ये आपका हो जाएगा मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ में क्या है, हिरोशिमा की घटना का भाई कंप्लीट क्या है, अच्छे से वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड, रिक्त स्थानों क्या है हमें भाई पूर्ति करनी है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने के लिए करता है उसे खालिस्तान स्वरनाम कहते हैं। देखिए, जब भी हम शब्दों का उपयोग खुद के लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं, तो वहां पर हमेशा जो स्वरनाम होता है वो होता है निजवाचक स्वरनाम। तो यहां पर आप भरते निजवाचक, आपका सही जवाब होगा। इस गेंद को मत फेंको वाक्य में खालिस्तान विशेषण है, विशेषण बताना है कौन सा है। तो यहां पर आपका क्या है, इस गेंद को मत फेंको, तो यहां पर कालवाचक, कौन सा, कालवाचक विशेषण है। या फिर आप इसको भाई रीतिवाचक विशेषण भी आप कह सकते हो। ठीक है, अगला है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता खालिस्तान कहलाते हैं।
देखिए ध्यान से, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। देखिए जो बदल जाए वो तो होते हैं विकारी, जिनमें परिवर्तन हो जाए वो तो है विकारी, और जिनमें परिवर्तन ना हो वो क्या है, अविकारी है। तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या आएगा, अविकारी हमारा कहलाएगा। अगला है संयोग शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। संयोग शब्द में उपसर्ग कौन सा है भाई, सम। कौन सा है, सम, और कौन सा, हलंत वाला सम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ये हमारा अपठित गद्यांश है। इसको पढ़कर भाई हमें क्या है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। इसके अंदर आपसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले क्या करना है बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आप अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हो। अपठित गद्यांश का मतलब है कि भैया ये आपकी बुक से लिया गया नहीं है, ये मन से डाला हुआ है। तो जब भी अपठित गद्यांश आपको कभी भी मिले एग्जाम में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपठित गद्यांश को कम से कम आपको 2 बार और मैक्सिमम आपको भाई 3 बार इसको अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है, तभी आप इसके प्रश्नों का भाई उत्तर दे सकते हो। देखिए हम पहले इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर सभी प्रश्न जो भी पूछे गए हैं उनको हम अच्छे से करते हैं। देखिएगा, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्या है भाई, भय की क्या है, परिभाषा है। यहां से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। क्रोध क्या करता है भाई, दुख के कारणों पर प्रभाव डालने के लिए क्या है, आकुल करता है। और वह उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। क्रोध भाई कब होगा, जब जानबूझकर क्या है भाई दुख पहुंचाया जाता है, तो क्या होता है भाई, क्रोध होता है। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। भय के कारण के लिए क्या जरूरी नहीं है भाई, भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। अब देखिए, अब हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर बात की गई है भाई, क्रोध की बात हुई है, ठीक है, और किसकी बात हुई है, भय की बात हुई है। तो देखिए जब भी आप गद्यांश में उचित शीर्षक छांटोगे तो हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टिंग में जो 1 से 2 लाइन होगी, 1 से 2 लाइन जो होगी उन्हीं के अंदर क्या है भाई, आपका शीर्षक रहेगा। तो यहाँ भय जो है, भय क्या है आपका भाई, शीर्षक हो जाएगा। भय को परिभाषित कीजिए, तो आप देख सकते हो यहां से आपको कहां से, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसे क्या कहते हैं, भय कहते हैं। इतना आपको लिखना है। दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है, तो देखो दुख के, क्रोध, यहां पर ध्यान दो, क्रोध, यहाँ क्या आएगा भाई, क्रोध आ जाएगा। देख सकते हो, क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए क्या है, आकुल रहता है। गद्यांश में विपत्ति शब्द का पर्यायवाची आपको शब्द ढूंढना है। विपत्ति का मतलब है आपदा आ जाना, मुसीबत आ जाना। तो आपदा आ जाना है ना, तो यहां से आप इसका क्या है भाई, आपदा, यहां पर क्या है, आप इसका पर्यायवाची लिख सकते हो, आपदा, ठीक है। या फिर आप यहां से कह सकते हो हानि, नुकसान हो जाना भाई, ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हो। आगे देखिए, क्रोध कब प्रकट होता है, क्रोध कब प्रकट होता है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, यहां भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए, क्रोध दुख के कारण के स्वरूप। देखिए क्रोध कब आता है, क्रोध कब आता है, देखिए यहां से, जब कोई जानबूझकर दुख पहुंचाता है तभी क्रोध होगा। जब कोई जानबूझकर क्या है भाई, हमें दुख पहुंचाता है। देखिए आप देखते हो, कोई आपसे क्या है भाई, आपको टॉर्चर करता है या फिर आपके साथ कुछ भी
कुछ भी इंसिडेंट कर देता है, कुछ भी, जैसे मान चलिए आप चल रहे हो, आपको गिरा देगा, तो आपके साथ क्या क्या है भाई, जानबूझकर उसने क्या है, आपको हानि पहुंचाई है। और ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपको क्या है भाई, क्रोध आता है, आप क्या हो जाओ, गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाते हो और उससे लड़ने के लिए क्या है, व्याकुल रहते हो। ठीक है, अगला देखिए, भय के लिए क्या जरूरी नहीं है, भय के लिए क्या जरूरी नहीं है। तो देखिए ध्यान से, भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। भाई भय कब आता है, भय आपको तभी आता है जब आपको कारण का नहीं पता होता, कोई अचानक से आके आपके साथ क्या कर दे, दुर्व्यवहार कर दे, तो आपको क्या है भाई, भय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। निम्नलिखित अपठित पद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये क्या है भाई, आपका एक पद्यांश दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कवि ने जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, तो इसका आप भाई कैसे जवाब दोगे। तो उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, देखो जो दी गई जो पंक्तियां है इसमें क्या है, जो आपका लेखक है वो क्या है, सांसारिक जीवन के बारे में बताता है कि मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, हमेशा हर एक दूसरे इंसान से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे की बातों पर नहीं आना चाहिए, जो आपके मन में हो वही आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका उचित शीर्षक होगा वो आपका आ जाएगा सांसारिक जीवन। सांसारिक जीवन क्या है आपका भाई, इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश में रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो कौन सी पंक्ति यहाँ पर रेखांकित की गई है भाई, ये 2 पंक्ति क्या है यहाँ पर रेखांकित की गई है, इनका आपको अर्थ बताना है। देखिए अर्थ क्या लिखेंगे, मैं जग जीवन का भार ले फिरता हूँ। तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि भाई कवि, कि मैं जीवन में क्या हूँ, जीवन में जो संसारिक मेरा जीवन, इसे मुझे बहुत सारे क्या है कष्ट है, लेकिन मैं फिर भी पूरे संसार की समस्याओं को, अपने घर की समस्या, अपने परिवार की समस्या, अपने पड़ोसी की समस्या, ठीक है, इन सभी समस्याओं को लेकर मैं क्या है भाई, भार लिए फिरता हूँ। मतलब मैं अब भी संसारिक जीवन में क्या है, जी रहा हूँ इन सभी समस्याओं को लेकर, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मुझे कतई भी 1% भी क्या है भाई, नफरत नहीं है, मुझे प्रेम है, और मैं इस प्रेम के साथ ही क्या है, इन सभी कामों को मैं करता हुआ चल रहा हूँ, और संसारिक जीवन में क्या है भाई, फिरता हुआ जा रहा हूँ। ये बातें आपको लिखनी है। अगला है, काव्यांश में कवि किसका पान करता है। तो देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान करता हूँ। स्नेह सुरा का मतलब है मैं सदैव प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, मदिरा का सेवन करता हूँ, ऐसे आपको लिखना है। जग किसको पूछता है, देखिए जग की गाते हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। देखिए जग उन्हीं लोगों को पूछता है जो जग की गाते हैं। मतलब जैसे मान चलिए 2 व्यक्ति हैं, 2 क्या है व्यक्ति है, ये इसकी सुन रहा है, ये इसकी सुन रहा है, ठीक है। तो जग क्या है, इन दोनों को ही पूछ रहा है, आपस में दोनों क्या है, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। लेकिन कभी ये कह रहा है कि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं तो अपने मन की गाता हूँ। लेकिन हमें क्या आंसर लिखना है यहाँ पर, जग किसको पूछता है, जग उसी को पूछता है जो जग की गाते हैं, जो जग के अनुसार चलते हैं, जो संसार की बातें मानते हैं, जो समाज में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी घटनाओं का अमल करते हैं, उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं के अनुसार चलते हैं, कभी भी अपने मन की नहीं करते हैं, अर्थात जग की ही मानते हैं। वो क्या है, जग उनको क्या है भाई, पूछता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश की मूल संवेदनाएं लिखिए। मूल संवेदनाओं का मतलब है कि आपने इस पद्यांश से क्या सीखा, ये मूल संवेदना के अंदर भाई लिखा जाता है। तो देखिए मूल संवेदनाएं क्या है, इसमें क्या है, कवि जो है एक बात यही बताना चाहता है कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में
निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में उन्नति करनी चाहिए और अपने मन की सुनना चाहिए, एक दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। कवि किसका गान करता है? कवि किसका गान करता है? तो कवि उसी का ज्ञान करता है जो मन में जो प्रेम भरा हुआ है उसी को अभिव्यक्त करता है और मैं जग में क्या है, गान करता है। ठीक है, जो उसके मन में है, जो उसके मन में प्रेम भरा हुआ है उसी का क्या है, गान करता है कवि। ठीक है, ये आपको भाई यहाँ पर लिख देना है। अब देखिएगा अगला जो है आपका खंड बे, इसके अंदर आपको लगभग 40 शब्दों में क्या है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपको भाई याद करने हैं। आप यहाँ पर इन प्रश्नों को देख सकते हो। मैं बात करूंगा खंड से के अंदर जो हमारा पठित गद्यांश है उसकी। ये हमारा क्या है, खंड से है। ठीक है, चलिए देखिए पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन का मतलब है खाली नहीं था, भरा हुआ था। एक बर्थ पर लखनवी के नवाब नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारकर क्या है भाई बैठे थे। सामने 2 ताज चिकन खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विधन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए झूठ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देख जाने के संकोच में हो। तो ये आपका क्या है पठित गद्यांश है। अब इसको पढ़कर हमने अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपरोक्त गद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है? कहाँ का दृश्य लिया गया है? तो कहाँ का लिया गया है भाई? डिब्बे का। किसका? ये सारी घटना कहाँ होगी? डिब्बे के अंदर होगी। लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया था? भाई लेखक ने डिब्बे को लेकर यह अनुमान लगाया था कि डिब्बा में क्या मिलेगा? खाली मिलेगा, परंतु वो तो क्या है, भरा हुआ मिला था। अगला है डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया? तो असंतोष क्यों दिखाई दिया? तो देखिए, तो सामने तो ताजे चिकन खीरे तौलिए पर रखे थे डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से। भाई डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया? क्योंकि क्या हुआ भाई? अचानक से। अचानक से क्या है भाई? सहसा मतलब अचानक से। हम क्या करेंगे? कूद जाने से। जो लेखक था वो वहां पर क्या है, अचानक से उस डिब्बे में कूद गया। किसके पास? लखनवी नवाब के पास। उसको देखकर सज्जन की आंखों में क्या है भाई? असंतोष पैदा हो गया कि भैया क्या आ गए? डाकू आ गए, लुटेरे आ गए, अब मुझे लूटेंगे, है ना। आगे, डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा हुआ था? तो डिब्बे की बर्थ पर लखनवी के नवाब नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से क्या है, पालती मारकर बैठे हुए थे। तो यहां से लेकर आपको यहां तक ये आंसर यहां पर लिख देना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए, इसके अथवा में और प्रश्न दिया हुआ है। ये भी हमारा क्या है, पठित गद्यांश से। देखिएगा ध्यान से। बाल गोविंद भक्त की संस्कृत नहीं, संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ये प्यार के ज़्यादा हकदार होते हैं। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लिए लोगों का कहाँ फुर्सत है, किंतु मौत तो सबका ध्यान खींच कर ही रहती है।
देखिए क्या कहा है इन्होंने, बाल गोविंद भक्त ने, उसका जो पुत्र था इकलौता उसका बेटा था, वो क्या है भाई, वो सुस्त और बोधा था, और वो क्या है भाई, मर गया। मरने के बाद क्या है, उसके घर के चारों और क्या है, लोगों की भीड़ लग गई कि भैया क्या हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। बाल गोविंद भक्त की संस्कृत, बाल गोविंद भक्त की संस्कृत नहीं बच्चों, ये संगीत है। पता नहीं आज मेरे मुंह से संस्कृत संस्कृत क्यों निकल रहा है। ठीक है, संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो ये कब देखा गया भाई, जब लेखक का बेटा मर गया, बेटा मर गया। लिखा हुआ है चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया, इतना आपको लिखना है। बाल गोविंद भक्त अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे? रीजन क्या था, क्योंकि वो क्या था, सुस्त था, और क्या था भाई, दुबला पुतला पतला सा क्या था भाई, बोधा था। ठीक है, तो यहाँ लिख दो सुस्त था और क्या था भाई, बोधा था। बोधा मतलब पतला था। अगला है भक्त की पैतोयु की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो भाई इसकी विशेषता आप क्या लिख सकते हो, वो सुबंग थी, वो सुशील थी, वो जो घर की जो प्रबंधिकाएं होती है, जो घर का जो प्रबंधक होता है, घर का जो मैनेजमेंट होता है, उसको बड़ी अच्छे से अपनी जिम्मेदारी क्या है वो संभाल रही थी। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। किस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा? तो कौन सी खबर थी भाई, मौत की खबर। मौत की खबर से पूरे लोग क्या है भाई, खिंचकर आ गए। इतना आपको लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। इसके अंदर क्या है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे गए हैं, देखिएगा। बीएससी लखनऊ बोले मधुबानी, एहो मुंशी महाभट मानी, पुनी पुनी मोही दिखावे कुठारू, चहते उड़ावन फूक पहारू, इहा कुमड़तिया को नाही, चे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुठारू सरासन बाना में कछु, काहे सहित अभिमान, भृगसुत समुझी जनुई बीलोकी, जो कछु कहूं सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरि गाई, हमरे कुल इन्हें पर ने सुराई। तो ये आपका क्या है भाई, पठित पद्यांश से। अब देखिए, काव्यांश में कवि ने महाभट्ट किसे कहा है? किसे कहा है? महाभट्ट। तो महाभट्ट किसे कहा है भाई? तो काव्यांश में जो हमारा परशुराम है, जो हमारा परशुराम है, वो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है, योद्धा समझता है। ठीक है, तो महाभट्ट किसे कहा गया भाई? परशुराम को कहा गया। इतना बस आपको लिखना था, मैंने आपको अच्छे से पूरा डिटेल से बता दिया है। चलिए, इहा कुमड़ बतियाई कोहू नाही से क्या आशय है? यह मतलब यहां, ठीक, इसका मतलब यहां पर प्यार बच्चों है कमजोर। कमजोर यहां कोई नहीं मतलब कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहां कमजोर भाई कोई भी नहीं है। रघुकुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती? ठीक है, देखिए ध्यान से, हमारे कुल इन पर ने सुराई, सुराई मतलब वीरता। तो कौन? सुर में ही सुर, हरिजन एरु गाई। मतलब यहां पर लक्ष्मण कहना चाहता है कि हमारा जो रघुकुल है, यहां पर जो देवता होते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं और जो हरिजन होते हैं मतलब ईश्वर, और जो गाय होती है गाय, इन पर हम वीरता कभी नहीं दिखाते। ये बात किसने कही है? लक्ष्मण ने। किससे? परशुराम से कही है। ठीक है, उपरोक्त काव्यांश में किन किन के मध्य संवाद है? तो किन किन के मध्य यहां पर संवाद हुआ था भाई? याद करो, लक्ष्मण और परशुराम और आपका राम, इन 3 लोगों के बीच में क्या है भाई, इस पाठ में संवाद हुआ था।
आगे देखिएगा अथवा वाला क्वेश्चन क्या है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श क्या है भाई? महिमा है। भूरी काली संदेली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन है, थिरकन का। ठीक है, देखिए कवि के अनुसार फसल क्या है भाई? कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार क्या है भाई? फसल यहाँ पर कहा गया है, देखिए ध्यान से, फसल क्या है? नदियों के पानी का क्या है? जादू है, वह हाथों के स्पर्श की क्या है? महिमा है। आप देखते हो जो फसल हम उगाते हैं भाई नदियों के पानी से उगती है। ठीक है, हालांकि पहले तो बच्चों क्या हुआ करता था, नदी के पानी से क्या है फसल उगाई जाती थी। अब तो क्या है, बोरिंग है, तो पानी जमीन के अंदर से आता है और फिर हम क्या है भाई खेतों को भराते हैं, तो वहां से हमारा क्या है फसल होता है। पहले क्या है नदियां हुआ करती थी, तो वहां से फसलों को भराते थे। फसल क्या है? हमारा हाथों को छूने से क्या है फसल हमारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, उपरोक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर संकेत किया गया है प्रकृति। प्रकृति भी आप यहाँ पर कह सकते हो, या फिर आप यहाँ पर फसल भी कह सकते हो। फसल भी आप यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, फसल किसका रूपांतरण है? ठीक है, तो फसल किसका रूपांतरण है? सूरज की किरणों का। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सूरज की किरणों का क्या है? रूपांतरण है। फसल को किसका संकोच बताया गया है? किसका संकोच बताया गया है? सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा की थिरकन, थिरकन का, हवा की थिरकन का। ठीक है, ये आपको भाई लिखना है। नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले के द्वारा कही पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर लिखिए। 60 से 80 शब्दों में आपको भाई इनका उत्तर देना है। ये बड़े क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इनको आपको ही करना होगा। आप पूरे प्रश्न अच्छे से भाई देख लीजिए। अब आपका है खंड दे। खंड दे के अंदर आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके अंदर जो पहला प्रश्न होगा ये आपका भाई क्या होगा? 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा पेपर का 18वां, वो आपका एक निबंध वाला प्रश्न होगा जिसमें आपको 300 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और ये आपका भाई निबंध रहेगा 6 नंबर का। 6 नंबर का 2025 के बोर्ड एग्जाम में भाई निबंध पूछा जाएगा। निबंध आप देख सकते हो, भारत में षड ऋतुओं का प्रभाव, विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार, और यहाँ पर राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर। आगे देखिए, यदि मैं प्रधानाचार्य होता। तो ये 4 आपके पास क्या है भाई निबंध है। चारों में से कोई आपको एक निबंध भाई करना है और 6 नंबर का ये पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा 19, उसके अंदर आपका एक आएगा भाई प्रार्थना पत्र। देखिए, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए, जब भी पत्र लिखवाए आपसे, जो आपको स्कूल का नाम दे, ठीक है, और आपको जगह का नाम दे, और आपको जो लिख रहा है उसका नाम दे, आपको वही नाम लिखना है। ऐसा मत कर देना मनीष की जगह यदि आपका नाम राकेश है, आप अपना नाम राकेश दे दोगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो उसमें दिया हुआ है वही लेना है। ठीक है, इसके अंदर आपको भाई अथवा के अंदर भी प्रश्न मिलेगा। स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी एवं समय प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 रहेगा, वो आपका रहेगा भाई विज्ञापन का। तो विज्ञापन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नगर पालिका उधमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखिए। इसके अथवा में भी आपको भाई प्रश्न देखने को मिलेगा। ग्रीष्मावकाश में स्काउट्स एवं गाइड द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी
देखने हेतु क्या है, एक विज्ञापन लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको विज्ञापन देना है। विज्ञापन क्वेश्चन भी अथवा में आएगा, पत्र वाला क्वेश्चन भी अथवा में आएगा, और 4 आपके क्या है भाई निबंध आए, जिनमें से आपको एक करना होगा। तो ये था भाई हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, जिसको हमने अच्छे से भाई क्या है सोल्व किया है। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम क्या है आपका जो मैथ और साइंस है ना, उसकी अच्छे से आपको भाई तैयारी करवाने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैथ, साइंस और सोशल साइंस का जो मॉडल सेट है, उसका मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उनका, उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।